बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अख्तर मेंगल साहब की नवाज शरीफ साहब को एक खुल्लम खुला वार्निंग है और काकड़ नवाज शरीफ के कड़ाके कैसे निकालेगा और काकड़ अब कौन सी तोप चलाएगा, इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, लंदन यात्रा और शहबाज और नवाज की ये मुलाकात होगी और क्या खबरें आ रही हैं लंदन से, इसकी तफसील भी मैं आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पर पाबंदी लगा दी गई है। बनाने वाले, लगाने वाले, लहराने वाले सबको जो है वो पाकिस्तान में पकड़ा जा रहा है। वीडियोस वायरल हो रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अख्तर मेंगल साहब वो सियासतदान हैं जो गाहे बगाए असम्बली में भी सियासतदानों से बलूचिस्तान के बारे में बात करते हैं, आवाज़ बुलंद करते रहे बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से। और वो पहले भी नवाज शरीफ से गिला कर चुके हैं कि बलूचिस्तान को वक्त नहीं दिया जा रहा, बलूचिस्तान का जो हक था बलूचिस्तान की आवाम को कभी नहीं मिला। लेकिन व्यूअर्स, इस बार उन्होंने नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर मौक़िफ़ दिया कि वो किन लोगों के करीब है और उसके आने से कैसे बची कुची जमहूरियत का भी जनाजा निकल जाएगा और तमाम सियासतदान अब अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर कर कहीं और रवाना होने पर मजबूर हो जाएंगे। और अपनी बात सोशल मीडिया पर उन्होंने एक ट्वीट के जरिए की है ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके। और व्यूअर्स, इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके सामने ये हकाइक रखता रहा बार बार कि जब आप अपने हाथ काट कर किसी के पास गिरवी रख देते हैं ना, तो फिर ये उसकी मर्जी है कि वो हाथ आपको वापस करे, आपको आपकी ताकत जो है वो लुटाए या ना लुटाए। आपने जमहूरी इदारों में बैठकर किसी के हाथ मजबूत किए और अब तमाम सियासी जमातें जो है तमाशा देखेंगी। और अख्तर मेंगल साहब ने पहली आवाज जो है वो बुलंद की, हालांकि इससे पहले ये फैसिलिटेशन का काम करते रहे। अख्तर मेंगल के बकौल हम पे जो गुजरी है सो गुजरी है, लेकिन बार बार मुशर्रफ से अब तक इस्टेब्लिशमेंट से धोखा खाने के बावजूद आप क्यों कुछ नहीं सीखते। मसला यहां पर यह है अख्तर मेंगल साहब कि जब इक्तदार का नशा होता है ना और डील करनी हो और इक्तदार में वापस आना हो तो फिर आप गधे को भी बाप बनाते हैं, चाहे वो बाजवाई क्यों ना हो। और नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर डील्स भी की और ढील भी दी। पाकिस्तान में जेल में बैठकर डील भी की और ढील हासिल भी की और पाकिस्तान से बाहर भी चले गए। शहबाज हुकूमत ने जाते जाते जो कानून साजियों के रिकॉर्ड कायम किए ना, ये ऐसे रिकॉर्ड हैं जो पाकिस्तान, ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है ना, यहां पर भी आपको ऐसे रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। यानी शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड कप से पहले ही रिकॉर्ड जो है कायम करवा दिए। आप इत्तेहादी जमातें जो पीडीएम में शामिल थी, उन्होंने किसी का आलाकार बन के किसी और के हाथ मजबूत किए और ये रिकॉर्ड बनवाए। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि शहबाज हुकूमत ने जाते जाते जो रिकॉर्ड कायम किए ना, इसके लिए तरले मिन्नते इत्तेहादियों के किए गए। आपने रजा रब्बानी साहब का वॉकआउट आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि यार ये क्या मजाक है, आपने कोई बिल पास करवाना होता है, हमें उसी वक्त वो हाथ में दे दिया जाता है, कमेटियों को रेफर नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बिल थे जो रुक गए और फिर इत्तेहादियों को मनाया गया कि मान जाओ, आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ हम हिस्सा रखेंगे। हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बड़ी अच्छी लाइन जो है सेट हो गई। और ये काम किसने किया? ये शहबाज शरीफ साहब करवाते रहे। अब ये भी साबित हो गया कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख में ये एजाज सिर्फ उन्हीं के पास है कि वो ना सिर्फ एक डमी वज़ीर-ए-आज़म थे बल्कि वो एक ममी वज़ीर-ए-आज़म थे। ममी का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि 2 रोज पहले जो उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये बात कही कि मैं पिछले 30 बरस से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इस मम्मी को इस्टेब्लिशमेंट की म्यूजियम में रखा जाएगा, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से वो यही काम करते रहे और इल्जाम इमरान खान पर लगाते रहे कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। अरे पिछले 30 वर्षों से जो सिलेक्टेड था वो आज खुद बोल पड़ा कि हाँ मैं सिलेक्टेड था, तुम लोग जो थे वो धोखे में मारे गए। फिर बात ये भी हुई और ये कानून साजी उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगी
ये ख़त में उन्होंने लिखा है कि जितनी कानून साजियाँ कर रहे हो ना, ये बात मैंने आपको कुछ रोज़ पहले कही थी कि भाई तैयार हो जाएं, आप कानून साजियाँ कर करके इनके हवाले कर रहे हैं ना, तो यही कानून जो है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। इसी का जिक्र अख्तर मेंगल ने अपने इस ख़त में, जो ओपन लेटर था, उसमें उन्होंने लिखा, इजहार किया। क्योंकि जरदारी साहब, आपको याद होगा, कानून बनाते हैं, नवाज शरीफ को धर लो, नवाज शरीफ ने कानून बनाया, जरदारी को धर लो, और फिर ये दोनों मिल गए, इन्होंने कानून बनाए और इन्होंने कहा कि हर उस शख्स को धर लो जो इमरान खान के साथ खड़ा है। दोनों एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात करते रहे, पेट फाड़ने की बात करते रहे। यहाँ तक कहा गया जरदारी साहब की तरफ से कि वादे, मुआहदे, कानून और हदीस नहीं होते। एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में जाते रहे, एक दूसरे पर केस करते रहे। गिलानी साहब की नाअहली पर मिठाइयाँ तकसीम हुई। आपको याद होगा कि उतरो कुर्सी से ये नारा था नवाज शरीफ का लगाया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, फैसला आ गया, अब तुम्हें उतरना पड़ेगा। फिर सैफुर रहमान साहब जिन्होंने जुबान तक जलाई, ये तारीख का हिस्सा है, कैसे पाँव में पड़ा आसिफ जरदारी के। और आज आसिफ जरदारी साहब की तारीफ मरियम की ज़ुबान से भी आप सुनेंगे, बिलावल के हवाले से भी सुनेंगे, और फिर ये दोनों बच्चे जो है ना, अच्छे बच्चों की तरह एक दूसरे का साथ देते हुए आपको पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी नजर आएंगे फ्यूचर में। क्योंकि बिलावल ने यहां तक कह दिया कि जनाब कल को मरियम और मेरे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अरे भाई, मुश्किलात तो तुमने पैदा की। जो इमरान खान का नारा था ना, अभी तो 8 दिन हुए ना इमरान खान को तुमने जेल में रखा। अभी ये जो काकड़ साहब तोप चलाएंगे ना, आपको लग पता जाएगा कि जमहूरियत पर किस तरह शब खून मारा जाएगा और जमहूरियत का किला किस तरह इस तोप को चलाकर जो है तबाह किया जाएगा। इस खत के अंदर जो इंतहाई अहम नुक्ता था सी पैक के हवाले से, वो ये कहते हैं कि सी पैक से बलूचिस्तान को कुछ हासिल हुआ, ये सवाल है। इसका जवाब भी यही है कि जनाब कुछ हासिल नहीं हुआ। क्योंकि ये बात पंजाब में बैठा या लंदन में बैठा कोई शख्स नहीं कहता, बल्कि गवादर के लोग कह रहे हैं। हदायतुर रहमान साहब ने जो तहरीक चलाई, उसका तरीक़ाकार गलत हो सकता है, लोगों को इख्तलाफ भी होगा, लेकिन मुतालबात गलत नहीं है, बहुत हद तक दुरुस्त हैं। बलूचिस्तान की आवाम को उनका हक मिलना चाहिए, गवादर के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। जब तरक्की आती है ना, तो वहाँ के लोगों को उसका हक मिलना चाहिए। आप गिलगित चले जाएं, वो लोग जो हमें गिलगित से सुनते हैं, जिनका ताल्लुक है, तो अक्सर वो ये कहते हैं कि यार ये जो सड़क गुजरी, इसका फ़ायदा हमें तो नहीं हुआ। यानी लोकल जो वहाँ का मकामी, उसे फ़ायदा नहीं हुआ। उसे जॉब के लिए पंजाब आना पड़ता है। जब तक उस खित्ते में तरक्की नहीं होगी ना, इंडस्ट्री जब लगाई जाती है, जब सड़क पहुंचाई जाती है, तो वहां की आबादी को उसका फायदा होना चाहिए। चीन अपने उन इलाकों को आबाद करना चाहता है सड़क के जरिए और सी पैक बनाकर, जहां पर अगर वहां की लोकल आबादी को उसका फायदा नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा इस तरक्की का जो चीन के बाकी हिस्सों में मौजूद है। लेकिन वो चाहता है कि वो इलाके जो जहां पर तरक्की नहीं हुई, वहां की आबादी को मजबूत किया जा सके, इसलिए वो सी पैक के जरिए तमाम ट्रेड जो है वो करवाना चाहता है। फिर इंतहाई अहम नुक्ता इसी के अंदर लिखा गया, जो मैं आपके सामने 1 बाय 1 करके रख रहा हूं, और फिर आपको बताऊंगा कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ लंदन क्या करेंगे, और फिर क्या प्रोग्राम इन्होंने बनाया पाकिस्तान वापस आने का, और फिर काकड़ साहब इनके कड़ाके कैसे निकलवाएंगे। और फिर व्यूअर्स, बलूचिस्तान की आबादी के हवाले से भी एक नुक्ता उठाया गया है जो शिकायत इंतहाई जायज़ है। वो ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 5-6 साल में बलूचिस्तान की आबादी ज्यादा होने की बजाय पीछे को जा रही है, यानी 73 लाख तक कम हो जाए, और इसकी तहकीकात भी सामने ना आए कि ऐसा हुआ क्या और इसकी बुनियादी वजह क्या बनी। क्या वाकई से बलूचिस्तान के नुमाइंदगी को कम करना एक मकसद था? यानी आबादी के तनासब से आपको सीटें दी जाती हैं, आपको जो हल्का बंदियाँ आपकी होती हैं, और ये जो मर्दमशुमारी का जो रोना रो रही है ना इस वक्त MQM के, जनाब देखें आबादी ज़्यादा है, इन्होंने कम दिखाई, लिहाजा आबादी को जो है दोबारा से मर्दमशुमारी, लोगों की गिनती दोबारा की जाए, हल्का बंदी की जाए। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर ये नहीं हो रहा। वहाँ पर ख़ास किस्म का एक राज आपको नज़र आएगा, जिसकी निशानदही दबे अल्फाज में अख्तर मेंगल साहब ने कर दी है। लेकिन देखना ही होगा कि इनके मुतालबात और इनकी आवाज़ जो है वो कहाँ तक जाती है। पहले ये लोग इस्तेमाल होते हैं, और जब इनको मार पड़ती है ना, तो फिर ये सारे इकट्ठे होकर रोएंगे कि जनाब देखिए जमहूरियत ख़तरे में। और अब आप देखिएगा, अभी पहली आवाज़ उठी है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें भी जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगी जब इलेक्शन मुल्क में होते हुए इनको नज़र नहीं आएंगे। और फिर ये दोबारा से क्या इस्तेमाल होने के लिए तैयार है, ये भी मैं आपको बताऊँगा आगे चलकर। और व्यूअर्स,
इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और वो ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर ऐसे शख्स को बिठाया जा रहा है, नामज़दगी हुई, यानी काकड़ साहब की तरफ उनका इशारा था, और वो ये कहते हैं कि इनके आने से अब हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत में हमारे दरवाजे जो हैं शायद बंद हो जाएं। क्या वाकई ऐसा है और क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे मैंगल समेत तमाम जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ खुल्लम खुला इसका इजहार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है और ये इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को लेकर आगे चलेंगे। अभी तो ताज़ा हालात है ना, जिसने जो कहा हो गया। वो ये कहता है, आपका जो अपोजिशन लीडर था, इंतहाई मनहूस किस्म का शख्स जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए मनहूसियत का किरदार अदा किया, मनहूस का किरदार अदा किया। आई रियली अपोलोजाइज फॉर माई वर्ड्स, मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये मनहूस किरदार था जमहूरियत के लिए। वो कहता है कि पाकिस्तान की अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, एक नाम मैंने देना था दे दिया, काबीना जाने, इस्टेब्लिशमेंट जाने। अरे भाई, तुम अपोजिशन लीडर थे, तुमने सिर्फ सब कुछ दिखाने के लिए किया। यानी ऐसे किरदार जब जमहूरियत के अंदर मौजूद होंगे तो जनाब फिर कहे कि जमहूरियत है, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता अब अपना जो रंग है ना, ये सब लोग दिखाएंगे और ये रंग जो है आपको नज़र भी आएगा। व्यूअर्स, अब इससे जुड़े हुए कुछ इंतहाई अहम सवालात हैं इस ख़त से, कुछ मैंने आपके सामने रख दिए और जो उनके मुतालबात थे। अनवारुल हक काकड़ साहब की तैनाती पर BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल का नवाज शरीफ को ख़त लिखकर गिला, किस तरह से तैनाती की गई, इससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए, आपके इस तरह के फ़ैसलों ने हमारे दरमियान मज़ीद दूरियां पैदा कर दी हैं। ये अख्तर मैंगल साहब का बयान है और फिर वो ये भी कहते हैं कि अख्तर मैंगल का शिकवों और गिलों से भरपूर ख़त क्या बता रहा है, काकड़ के आने से सिर्फ नवाज शरीफ नहीं बल्कि बलोच जमातों के भी कड़ाके जो हैं वो निकल जाएंगे और उनको कंट्रोल किया जाएगा। ये भी एक बुनियादी सवाल है। और फिर BNP मैंगल जैसी रेंटे पार्टियों का पाकिस्तानी सियासत में क्या किरदार रहा है, ये इंतहाई अहम नुक्ता है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा से ऐसी जमातें रेंटे कार की तरह इस्तेमाल हुई। जिस तरह एक गाड़ी को आप किराए पे हासिल करके जो मर्जी उसके साथ करें, रेंट की गाड़ियों पे आपको पता है हालात क्या होते हैं। अब इन पार्टियों के भी यही हालात हैं। BNP पहले 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनवाने के लिए इस्तेमाल होती है, फिर इसी जमात को अप्रैल 2022 में वही हुकूमत गिरवाने और PDM की हुकूमत बनवाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ऐसी जमातों के गिले शिकवों की क्या कोई वक़्त रह जाती है? ये आपके लिए सवाल है, आपने इसका ज़रूर जवाब देना है। और फिर काकड़ की सिलेक्शन नवाज शरीफ के कितने कड़ाके निकालेगी? अख्तर मैंगल ख़त में नवाज शरीफ से तो गिला कर रहे हैं, मगर खुद नवाज शरीफ की अपनी ये हालत है कि उनको काकड़ फार्मूले 2.0 का दूर दूर तक जो है वो पता नहीं था। और मैंने कल ये जब काकड़ फार्मूला 2.0 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, उसके बाद बहुत सारे सहाफ़ियों ने कहा कि काकड़ फार्मूला जो है वो नवाज शरीफ को दोबारा जो है वो ले डूबा। व्यूअर्स, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा इक़्तिदार में उस तरह आएँ जिस तरह से वो चाहते हैं, और अब इसके लिए कुछ प्लानिंग भी की जा रही है। अब नवाज शरीफ साहब के पास क्या ऑप्शंस है? लंदन में रहेंगे या शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मजीद पींगे बढ़ाने और इक़्तिदार में दोबारा आने का मौका देंगे? ये भी एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि अगर इन्हें मौका ना मिला तो शायद ये कहें भाई को कि चलो हुकूमत तो हमारे पास है, हम कुछ ना कुछ तो हासिल करने में कामयाब हुए। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गुड कॉप बनकर जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे। फिर ये भी आपको याद रखना चाहिए कि वतन वापस नवाज शरीफ साहब आएंगे, कानून का सामना करेंगे, जिसमें ये रिस्क भी है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको वेलकम ना मिले और उनकी मुश्किलात जो है मज़ीद बढ़ जाएं। मरीम नवाज़ को आगे लाएं, भले इसका मतलब हाउस ऑफ शरीफ में इक़्तिदार की लड़ाई हो, जिसमें शहबाज ख़ानदान एक तरफ और नवाज़ ख़ानदान जो है वो लाइन के दूसरी तरफ खड़ा जो है कम से कम मुझे नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, आपको बता दूं कि ये जो खबर है ना नवाज शरीफ की वतन में वापसी के हवाले से, इस पर कुछ और चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इस ख़त के बाद हुआ ये जी कि उनके कुछ खैर ख्वाह सामने आए जिन्हें उनके ख़िलाफ़ एक रैली उन्होंने एक निकाली है इस्लामाबाद के अंदर, सड़कों पर मौजूद थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सरदार अख्तर मैंगल कौन है, तो किसी को मालूम ही नहीं था कि जनाब ये कौन है। अब ये रैली किसने निकलवाई, इसके पीछे तीसरी कुव्वत कौन है, ये भी एक बुनियादी सवाल है। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब लंदन में अब क्या करेंगे। देखिए जी, अब तो शहबाज शरीफ साहब ने
ایک تو وہ کرنا ہے پرچم کشائی کرنی ہے 14 اگست کی، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جو اہلیہ ہیں نصرت بیگم ان کے ساتھ لندن آئیں گے، ان کی طبیعت خراب ہے غالباً، یہاں پہ ان کا علاج ہوگا۔ اب کچھ انتہائی اہم سوالات ہیں۔ پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جی وہ اگلے ماہ پاکستان چلے جائیں گے۔ پاکستان جا کر جو پلان ترتیب دیا گیا اس کے مطابق اسلام آباد میں لینڈ کریں گے، ایک کانوائے ہوگا، جاتی عمرہ ان کو لے جایا جائے گا، استقبال کیا جائے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہماری خبر درست ثابت ہوئی، چونکہ آج تک وہ پاکستان نہیں گئے۔ میں نے آپ کو اسی پلیٹ فارم پہ یہ بتایا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پر نواز شریف کو پاکستان آنے سے منع کیا اور کہا کہ ابھی نہیں آنا۔ اس کے بعد وہ گئے بھی نہیں۔ اعلان ہوا تھا نا، کبھی وہ لندن جا کے بیٹھ جاتے تھے، دبئی بیٹھ جاتے تھے، کبھی وہ یو اے میں چلے گئے، دبئی چلے گئے، سعودی عرب چلے گئے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن وہ پاکستان نہیں جا رہے تھے کیونکہ وہاں سے گرین سگنل نہیں مل رہا تھا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہیں ویلکم کرے گی تو پھر آپ کی جو محنت تھی وہ ضائع ہو جائے گی۔ لوگ یہ سوال کریں گے نا کہ اچھا یہ تھی وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کو آپ نے قائم کرنے کے لیے عمران خان کو اندر کیا اور نواز شریف کو باہر لائے، یعنی سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر گرے گا۔ اسی لیے شاید یہ نہ کیا جائے، لیکن آپ پاکستان آئیں گے تو کیا عدالت پہ سرنڈر کریں گے، راہداری ضمانت لی جائے گی، آپ عدالت کے سامنے کس حیثیت میں پیش ہوں گے، چونکہ آپ ایک مجرم ہیں۔ میں آج یہ دیکھ رہا تھا کہ 12 لوگوں کے ناموں پر پابندی لگا دی گئی اے آر وائی پہ اور باقی ٹیلی ویژن چینلز پر چلے کہ آپ ان میں کچھ صحافی ہیں، کچھ سیاستدان ہیں، لیکن ان کے نام بھی ٹی وی پر چلوا کر یہ کہا گیا کہ ان کے نام جو ہے وہ پاکستان میں پیمرا نے یہ آرڈر جاری کیا نہیں چلیں گے۔ لیکن نواز شریف ایک مجرم، اس کا نام، اس کی خبر، اس کے بیانات چلائے جاتے ہیں، کیا اس ملک کے اندر کوئی اس کا بھی جواب دے گا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو ابھی بہت سارے معاملات طے ہونے باقی ہیں، اور اگر اس موقع پر جب عمران خان صاحب کو جیل میں 8 دن ہو گئے، آپ نے نواز شریف کو پاکستان آنے دیا، تو پھر یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر گرے گا، نگران حکومتوں پر گرے گا، اور پھر یہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ توپ اب کون سی چلائیں گے، یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے۔ حتمی فیصلہ اب کیا ہوگا؟ پاکستان کی سیاسی راہداریوں میں ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے طاقتور حلقے ایک بار پھر سے اپنا تشخص بہتر بنانے کے لیے نون لیگ سمیت 13 جماعتوں کے بھانمتی کے کنبے کے خلاف شکنجہ کس سکتی ہے، یعنی جو ساری کی ساری پاور ہے، پہلے تو باپ پارٹی کا ایک باپ تھا نا، ان تمام جماعتوں کا ایک باپ ہوگا، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور دور اقتدار میں جو کیسز بند ہوئے یا کیسز کو مکمل طور پر بند نہیں کیا گیا، وہ کیسز دوبارہ کھول دیے جائیں گے، اور عین ممکن ہے یعنی نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی جو ان کی جو سپریم کورٹ پاکستان سے جو فیصلہ آیا، جو کافی حد تک جو پریڈکشن تھی میری ٹھیک ہوتی مجھے کم از کم نظر آ رہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی ایک اسٹیپ لیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو اس پہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن اثر ضرور پڑے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ایک کمپرومائز قسم کی ایک عدالت ہمیں جو نظر آ رہی ہے، وہاں سے یہ فیصلے کروائے گئے تاکہ ان لوگوں کو، جس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، انہیں کنٹرول کیا جا سکے۔ اچھا جی، فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مشترکہ مفادات کونسل میں مردم شماری کی منظوری دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب انہیں شاید غلطی کا احساس ہو رہا ہے، ان کو نظر آگے کہ الیکشن نہیں ہونے۔ پھر نگران وزیر اعظم پر پی ڈی ایم کی خاموشی، اسحاق ڈار کی ضد، اور پھر بالکل ایسا نام سامنے آنا جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، چیئرمین نیب ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کا ہونا، شہباز شریف کا یہ کہنا کہ عمران خان کو اٹک بھیجنے کا تعلق ہم سے نہیں ہے، خواجہ آصف کا اچانک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیان دینا، نگران وزیر اعظم کا پنجاب کی بجائے بلوچستان سے ہونا، یہ تمام چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب الیکشن اپنے وقت پر نہیں ہوں گے، اور جس جھنڈے کو اتارا جا رہا ہے اس میں ڈنڈا جو ہے وہ حرکت میں آئے گا۔ پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں نا، اس میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے پر اب کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے بیچنے والے کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی، گرفتار کیا جائے گا، اور صرف فیصل آباد میں جو ہے وہ صرف فیصل آباد کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہاں پر جو ویڈیو سامنے آئی ہیں، لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر پکڑا گیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، جنہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے ان کو مارا بھی جا رہا ہے، اور یہ سب حالات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں۔ اب آپ نے اگر دیکھا ہو نا دوسری طرف کیا ہوا، یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ ویڈیو کا وقت بہت زیادہ ہو گیا، لیکن یہ صرف
آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ آپ پاکستان کیسا چاہتے ہیں اور اپنا مستقبل کیسا چاہتے ہیں. اچھا جی، ایک طرف جھنڈے جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مریم نواز ایک ویڈیو شیئر کرتی ہیں اور اپنی کمرشل ونگ کا آغاز انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کر دیا، جس میں وہ لوگوں کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ مسلم لیگ نواز کے فون کورز خریدیں، کافی مگز خریدیں جن پر میاں نواز شریف کی تصویر بنی ہو، ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لکھا ہو، وہ لوگوں کو بیجز لینے کی ترغیب دیں. دوسری طرف اسی ملک میں ملک کی ایک سب سے بڑی جماعت جو ہے، جہاں پہ اس کی سب سے بڑی حکومت تھی تمام صوبوں کے اندر، وہاں پر اس کے نام پر اور اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کو یا تو جیل میں پھینک دیں. اب جھنڈوں پر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو کیا یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ جب بات فرنچائزز پہ آ جاتی ہے نا، تو پھر قومیں یا پارٹیاں نہیں چل سکتی. عمران خان ایک لیڈر ہے اور اسے کسی بھی فرنچائز کی ضرورت نہیں ہے. جو مریم کھولی ہے نا، دکان کھولی ہے مگوں کی، ایسی دکان عمران خان کو نہیں چاہیے. یہ فرق ہے عمران خان میں اور باقی جماعتوں کے اندر، اور یہی خوف ہے ان تمام لوگوں کو جو یہ سب کچھ کروانے پر مجبور کر رہا ہے. ویورز، ہم اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے. 1977 میں پیپلز پارٹی کو اقتدار سے باہر پھینکنے اور ان کے وزیر اعظم کو پھانسی لگوانے والے ضیاء الحق 11 سال کے جبر کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ آنے سے نہیں روک سکے. اور 2002 میں نواز لیگ کے حصے آپ نے ادھیڑ کے رکھ دیے، تقسیم کر دیا، مسلم لیگ کاف بنوائی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ نواز لیگ جو ہے 2008 میں پنجاب کی ایک سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرتی ہے، اور پھر 5 سال بعد نواز لیگ وفاق میں بھی برسر اقتدار آ گئی. تو ہم سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اب اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر، یعنی آپ جتنی مرضی بندش لگا دیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، کیا اس کا کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈنڈا ہو یا جھنڈا، پی ٹی آئی کا فنڈا توڑا نہیں جا سکتا. یہ آج کا ہمارا آخری جملہ ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.